हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में एमसीक्यूज ही आते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे और कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कवर करने वाले हैं। सो गाइस, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू आज हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी टॉपिक और सब टॉपिक थे वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। तो अभी तक पेपर 1 की यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 कंप्लीट हो चुकी है गाइस। ठीक है, तो पेपर 1 की इन यूनिट्स की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है सबकी, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनकी सारी वीडियोज़ को आप रेफर कर सकते हैं। सो गाइज, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक किया नहीं है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, और सब्सक्राइब किस लिए करना है गाइज, क्योंकि एसएन एकेडमी आपको प्रोवाइड करवा रहा है यूजीसी नेट पेपर 1 की बिल्कुल फ्री में क्लासेस, और हम आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं गाइज एमसीक्यूज को। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले आपको ये बता देती हूँ। देखो, अब ये देखो 1 2 3 4 यहाँ पे नंबरिंग की गई है, और ऑप्शन में दे दिया ABCD, फिर इनको लिख दिया 1 2 3 4। तो हाँ, ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है, बट हमें क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, इसी तरीके से हम MCQ अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो गाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर ऑफ कोग्निटिव लर्निंग आउटकम। इनमें से कौन सा कोग्निटिव लर्निंग आउटकम का हायर ऑर्डर का एग्जाम्पल है। अब कोग्निटिव लर्निंग कौन सी होती है गाइस? कोग्निटिव लर्निंग होती है जब हम किसी भी चीज़ का कंसेप्ट सीखते हैं बेसिकली। ठीक है, जब हम नॉलेज गेन करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो उस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो सी वाला होगा, क्योंकि इसमें है लर्निंग ऑफ कंसेप्ट एंड अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, कंसेप्ट की लर्निंग के बारे में यहाँ पे बात हुई है, तो ये कोग्निटिव लर्निंग का एक एग्जाम्पल है हायर ऑर्डर का। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ हमारे यहाँ पे फर्स्ट का सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। ऐसी कौन सी इंस्ट्रक्शन है जो कि लाइव पार्टिसिपेशन में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो जब हम लाइव क्लासेस की बातचीत करते हैं गाइस, मैंने आपको करवाया वो सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस मीडिया है ना। तो सिंक्रोनियस में क्या था, लाइव क्लासेस की बात हो रही थी, और एसिंक्रोनियस में यानी जब हम रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं। तो सिंक्रोनियस में जब हम सिंक्रोनियस की बात करते हैं तो तभी हम लाइव पार्टिसिपेशन की बात करते हैं। ठीक है, जहाँ पे ऑडियंस को प्रेजेंट होना पड़ता है। ठीक है, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया इंस्ट्रक्शन का। सिंक्रोनियस इंस्ट्रक्शन हमारी होती है जिनमें लाइव पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है और इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट का लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए वाला, सेकंड का ए हो गया आंसर। अब नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द वट आर द एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन प्लान। इवेल्युएशन प्लान के एलिमेंट कौन से, मैंने आपको ऑलरेडी कवर करवाए इवेल्युएशन प्लान के एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पर्पस, रिसोर्स और एनालिसिस जो है ये इसके पार्ट होते हैं, ये इसके एलिमेंट होते हैं। अथॉरिटी का कोई मतलब नहीं होता इवेल्युएशन प्लान से। ठीक है, तो ए बी और सी देखो किस में है, ये फोर्थ में, यानी डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड का हो गया डी वाला। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी भी बोल रही हूँ, नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में ये टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट 1 की सारी वीडियोस देख लो एक बार। ठीक है, तभी आप MCQ अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे गाइज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की बिहेवियर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग का इनमें से कौन सा की बिहेवियर है। नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा है जो इफेक्टिव टीचिंग को ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, सो गाइज स्टार्ट करते हैं। समराइजिंग वट वॉज टोल्ड बाय ए स्टूडेंट, के टीचर समराइज करता है जो स्टूडेंट बताते हैं, क्या ये इफेक्टिव टीचिंग है? नहीं, ये नहीं है। इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट और एन आंसर, ठीक है, ऑन एन आंसर, तो क्या स्टूडेंट को बोलना कि इनकरेज करना कि तुम बताओ कि आंसर क्या है, क्या ये इफेक्टिव टीचिंग है? नहीं। यूजिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग, हाँ ये कुछ ना कुछ हो सकता है, बट नेक्स्ट वाला ऑप्शन देखो, एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट इन लॉजिकल फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन, हाँ बिल्कुल यही है, क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग वही होती है जब टीचर अच्छे से एक्सप्लेन करता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है और प्रेजेंट करता है उस चीज़ को। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फोर्थ का डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकसेस ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेफिशिएंसीज एंड डिफिकल्टी ऑफ द लर्नर।
सो हमें 4 टाइप दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा इवेल्युएशन सिस्टम कौन सा है, ऐसा इवेल्युएशन का टाइप कौन सा है जो कि डेफिशिएंसीज और इफेक्टिव को आइडेंटिफाई करता है। सो गाइस, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के टाइप मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं आपको। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऐसा टाइप होता है जिसमें लर्नर की डिफ़िकल्टीज, उनकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है, ठीक है। यानी 5th का आंसर हो गया हमारा सी वाला। नेक्स्ट देखो, कौन ऑफ एक्सपीरियंस रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग वॉज सजेस्टेड बाय। जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस है मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ये जो मैंने थ्योरीज और ऑथर करवाए, ठीक है। सो गाइज, जो कौन ऑफ एक्सपीरियंस होता है उसको डेल कौन ऑफ एक्सपीरियंस भी बोलते हैं, और इसका ऑथर जो है वो है एडजर डेल, ठीक है। यानी 6 का हो गया हमारा डी वाला। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। जब लर्नर सोसाइटी में जाता है, लोगों से बात करता है, उनको खुद से रिलेट करता है, वो होती है सोशल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करनी है। तो पहला ऑप्शन है पावर ऑफ सेंसरी परसेप्शन, ये नहीं होता, ये तो कॉग्निटिव में होता है। नेक्स्ट है थिंकिंग एबिलिटी, सोचना भी क्या है, ठीक है। पावर ऑफ सिंथेटिक इमेजिनेशन, इमेजिनेशन करने वाला कुछ नहीं है जब हम लोगों से बात करते हैं। एबिलिटी टू रिलेट वन सेल्फ विद अदर, खुद को लोगों से रिलेट करना, हाँ बिल्कुल, ये एक सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर की, ठीक है। तो 7th का आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कौन सा, मैंने आपको करवाया कवर। जो ड्यूरिंग द टीचिंग हम इवेल्युएशन करते हैं वो होता है, ठीक है। यानी पढ़ाने के साथ साथ जब हम चेक करते हैं कि हम कितने इफेक्टिव तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन देखो, इवेल्युएशन अकर एट द टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल यानी एंड पॉइंट, नहीं यहाँ पे तो नहीं होता, यहाँ पे समेटिव इवेल्युएशन होता है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है इवेल्युएशन इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, प्रोग्राम को डिजाइन करते टाइम इवेल्युएशन करने की क्या जरूरत है, ये भी नहीं है। इवेल्युएशन रिलेट्स टू इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम ऑफ टीचिंग, ये भी नहीं है। इवेल्युएशन इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन कब होता है, टीचिंग के दौरान ही उसको हम करते हैं। तो इसका आंसर हो गया 8 का डी वाला। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉन कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर। नॉन कोग्निटिव, तो कोग्निटिव वाली कौन सी होती है गाइस, जिसमें हम किसी कंसेप्ट के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, किसी कंसेप्ट की नॉलेज जब हम गेन करते हैं, जो नॉलेज हम बिल्कुल स्टार्ट में गेन करते हैं वो होती है कोग्निटिव, ठीक है। फिर उसको रिकॉल करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन गिवन है रिकॉलिंग, ये कोग्निटिव है, ठीक है, रिकॉल करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और सेंसेस के थ्रू जो हम नॉलेज करते हैं वो भी कोग्निटिव होती है। यानी बच गया हमारा बिलीविंग व्हाट इज ट्रू, ये हो गया नॉन कोग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो कई बार हम एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं, ये हमने ऐसे ही निकाला, ठीक है। तो यानी 9th का आंसर हो गया यहाँ पे डी वाला। गाइस नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10th, द फील्ड ऑफ स्टडी which uses role playing, simulation and self evaluation as strategy for adult learner। जब भी बात एडल्ट लर्नर की लर्निंग की आएगी तो बात आएगी एंड्रागोजी की, ठीक है। जब बच्चों की बात आएगी, ये मैंने आपको पहले भी करवाया था, आई थिंक रिसर्च में करवाया था। पेडागोजी की बात होती है तो बच्चों को पढ़ाने की बात होती है, और जब एंड्रागोजी की बात आती है यानी एडल्ट लर्नर को पढ़ाने की बात होती है, ठीक है। तो एडल्ट लर्नर यहाँ पे आया तो आंसर हो गया एंड्रागोजी। तो 10th का हो गया बी वाला आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11th, when the learning outcome of students are ensured with employment or less resources and effort on part of a teacher and more initiative for self learning is evident, which of the following expression will describe the teacher most appropriately। तो यहाँ पे टीचर किस टाइप का होगा, ठीक है। सो गाइज बेसिकली ऐसा टीचर हो जो एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करे स्टूडेंट्स की, ठीक है, लेस रिसोर्सेज के साथ, और टीचर एफर्ट करता रहे स्टूडेंट के लिए, ज़्यादा इनिशिएटिव दे स्टूडेंट को सेल्फ लर्निंग के लिए, खुद लर्न करने के लिए। तो ऐसा टीचर किस टाइप का होता है, उस टीचर को क्या बोलते हैं। तो गाइज उस टीचर को बोलते हैं कि वो इफेक्टिव टीचर है, ठीक है। उस टीचर को क्या बोलते हैं कि वो इफेक्टिव टीचर है, जब वो ये सारे काम करता है, ठीक है। तो 11th का आंसर हो गया बी वाला। गाइज नेक्स्ट है पीयर ग्रुप इंटरेक्शन इन ए क्लासरूम। जब स्टूडेंट क्लास में इंटरेक्शन करते हैं तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है। बेसिकली जब भी हम अपनी क्लासरूम में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अपने आसपास बैठे लोगों से, तो जो हमारे टॉपिक क्लास में डिस्कस हो रहे होते हैं तो उनको समझने में हमें आसानी हो जाती है जब उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट वाला ही, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। जब भी पीयर से इंटरेक्शन करते हैं क्लासरूम के अंदर, याद रखना क्लासरूम के अंदर पीयर्स की बात हो रही है, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। यानी 12th का हमारा हो गया ए वाला आंसर।
नेक्स्ट है लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर ए टीचर। एक टीचर के लिए लिसनिंग ज़रूरी है, बच्चों को सुनना ज़रूरी है। क्यों? ऑप्शन दे रखे हैं। एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, हाँ जी बिल्कुल यही होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि टीचर किस लिए सुनता है बच्चों की, ताकि उसको पता चले कि लर्नर की रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो उस तरीके से उसको समझा सके। ठीक है, क्या गेन नॉलेज, हाँ ये भी कुछ ना कुछ हो सकता है। नॉलेज भी गेन होती है टीचर की। कीप द लर्नर इन गुड ह्यूमर, ये भी हो सकता है। इवेलुएट द लर्नर फॉर द प्रोग्रेस मेड। लेकिन सबसे ज़्यादा रिलेवेंट जो हमें ऑप्शन गिवन होगा, हमें गाइज वही चूज़ करना है। ठीक है, हमें लग सकता है सारे सही हैं, बट सबसे रिलेवेंट इसमें ए वाला है। ठीक है, एड्रेस द रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर, इसलिए सुनता है टीचर ताकि बच्चों को अच्छे से समझा सके। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था ये। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन कौन सी एजुकेशन होती है? जहाँ पे किसी भी बच्चे को हम अनएजुकेटेड नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, सब बच्चों को एजुकेशन देने की इसमें कोशिश की जाती है। तो इसका आंसर होगा ये वाला, इंश्योरिंग दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन। कोई भी स्टूडेंट को पीछे छोड़ के नहीं चलना है एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, तो 14 का आंसर हो गया डी वाला। अब नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस। जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होती है गाइज, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इम्प्लाइज यूज ऑफ वंस, किसी चीज किसी भी बंदे की किस चीज को रिफ्लेक्ट करती है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बेसिकली। ठीक है, सो रिफ्लेक्टिव, जब मैंने आपको मेटाकॉग्निशन के बारे में बताया, टीचिंग मेथड हम कर रहे थे उस क्लास में। ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन क्या होता है? रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग को वो, रिफ्लेक्टिव लेवल की लर्निंग को वो बेसिकली शो करता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस बंदा कहाँ पे करता है, स्टूडेंट कहाँ पे करता है? जब वो मेटाकॉग्निशन की सिचुएशन में आ जाए। मेटाकॉग्निशन में क्या होता है? खुद ही अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग खुद ही प्लान और मैनेज करता है लर्निंग को जब कोई। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सेकंड वाला, बी आंसर हो गया। ठीक है, 15 का बी। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी गार्डनर ने। ठीक है, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट है गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। लर्नर के इमोशनल इंटेलिजेंस को इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अच्छा बेस्ट डिस्क्राइब करता है? ठीक है, तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, उसके रिगार्डिंग हमें चेक करना है कौन सा सही हो सकता है ऑप्शन, कौन सा गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहले देखो, अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर पीपल एंड योर ओन। हाँ बिल्कुल, इमोशनल इंटेलिजेंस में यही तो करते हैं, खुद के इमोशन को समझते हैं और दूसरों के इमोशन को समझते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी स्ट्रांगली। नहीं, स्ट्रांगली की तो कोई बात नहीं होती इमोशंस में। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग रैशनल इन थिंकिंग। रैशनैलिटी की भी कोई बात नहीं होती इमोशंस में। नेक्स्ट है एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन। हाँ, अपने किसी के इमोशन एज पर सिचुएशन को, एज पर सिचुएशन एडजस्ट करना। ठीक है, हंसने की बात हो रही है हंसो, लेकिन उसी दौरान अगर किसी ने कुछ रोने की बात कर दी तो रोना यानी। ठीक है, तो एडजस्टिंग वंस इमोशन एज पर सिचुएशन, बिल्कुल ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है बीइंग क्रिएटिव एंड ओपन टू क्रिटिसिज्म। नहीं, ये इमोशनलिटी से रिलेटेड नहीं है, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ये नहीं है। लास्ट है एक्सेप्टिंग अदर पीपल एज दे आर। दूसरों को वैसे एक्सेप्ट करना जैसे वो हैं, तो ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा ए, डी और एफ है जो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ए, डी और एफ दे रखा है ए वाले में। ठीक है, फर्स्ट वाले में, तो 17 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग का क्या मतलब होता है? ये भी मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। इंक्लूसिव टीचिंग होती है कि जब टीचर किसी के बैकग्राउंड चेक किए बिना सबको इक्वली ट्रीट करे टीचिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ द गिफ्टेड। गिफ्टेड का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, सबको इक्वल मान के चलना है यहाँ पे। तो टीचर, सेकंड देखो, टीचर फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ वीक स्टूडेंट। वीक स्टूडेंट का भी कुछ नहीं है, सबको इक्वल मानना है। टीचर टेक सपोर्ट ऑफ पेरेंट ऑफ स्टूडेंट टू मेक देम लर्न, ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, टीचर makes the students of different background to learn together in the same class। जी हाँ, बिल्कुल यही है इसका मतलब। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब है बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए साथ में सबको एक ही क्लास में पढ़ाना। ठीक है, तो 18 का हो गया डी वाला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, टू ऑर्गेनाइज डिस्कशन मेथड इन टीचिंग इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मेट। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी डिस्कशन मेथड जो होता है, हमारी टीचिंग का डिस्कशन जो मेथड होता है,
उसमें टीचिंग को इफेक्टिवली हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग इनमें से कौन सी कंडीशन मैच करती है हमारी सिचुएशन के साथ, वो हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें, ठीक है। तो डिस्कशन मेथड को माइंड में रखना है। जब टीचर कंडक्ट करवाता है डिस्कशन, तो टीचर का रोल रहता है मेंटर का यहाँ पे, ठीक है, और मेन काम जो स्टूडेंट्स का होता है। तो अब है ऑप्शन देखो, टॉपिक बी इजी। क्या टॉपिक को इजी होना है ज़रूरी है? नहीं, टॉपिक हमारा सोशली रिलेवेंस तो होता है, बट इजी होना उसका कोई ये मायने नहीं रखता है, ठीक है, यानी ये नहीं है इसका। सेकंड देखो, टॉपिक टू बी डिक्लेयर्ड इन एडवांस। हाँ, ये सही है, जब भी डिस्कशन करते हैं टॉपिक को पहले ही बताएंगे ना एडवांस में। अब डिस्कशन के बाद टॉपिक का क्या मतलब है, पहले ही बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन इंटरेस्ट का होना चाहिए, तभी डिस्कस कर पाएंगे लोग आपस में, ठीक है। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन टीचर। ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक से ज़्यादा टीचर हो ग्रुप डिस्कशन में, ठीक है। लैंग्वेज फैसिलिटी ऑफ पार्टिसिपेंट। जी हाँ, लैंग्वेज उन सबकी सेम होनी चाहिए, या फिर उनके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसलेटर होना चाहिए, ठीक है। तो कौन से जो हमारे आंसर हैं बी, सी और ई। अब देखो किस में है, ए वाले में है, बी, सी और ई, ठीक है, यानी 19th का हो गया हमारा ए वाला। नेक्स्ट देखो गाइज, क्वेश्चन नंबर 20th, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर। नीचे हमें लिस्ट दे रखी है इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर की, हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड की बिहेवियर। ये बहुत सारे बिहेवियर दे रखे हैं, बट हमें की बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करना है टीचिंग के, इफेक्टिव टीचिंग के बेसिकली, ठीक है। सो ऑप्शन देखो, सबसे पहले इफेक्टिव टीचिंग में क्या क्या होना चाहिए, हमें ये देखना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू स्टूडेंट्स। हाँ जी, ये सही है। इफेक्टिव टीचिंग तभी होगी जब डायरेक्ट होगी, ऑडिबल यानी सुन सके स्टूडेंट, और ओरल डिलीवरी हो स्टूडेंट को, ठीक है। सेकेंड है इनकरेजिंग स्टूडेंट टू एलोबरेट ऑन एन आंसर। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इफेक्टिव टीचिंग में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टीचिंग की बात हो रही है ना। नेक्स्ट है वार्म एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप विद टीचर। अब क्या ये ज़रूरी है? नहीं। इफेक्टिव टीचिंग में क्या ज़रूरी है, टीचर का अच्छे से पढ़ाना ज़रूरी है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट है वेराइंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। हाँ, एक टीचर अलग अलग मोड यूज़ करेगा प्रेजेंट करने के लिए, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए, ठीक है, तो यानी ये सही है। फिफ्थ है प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विद ए मिनिमम ऑफ क्लास डिसरप्शन। अब मिसबिहेवियर जो है उसको टीचर प्रिवेंट करेगा, ठीक है, क्लास में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, इस बात को वो अच्छे से ध्यान में रखेगा। हाँ, इफेक्टिव टीचिंग में इसका रोल है पूरा का पूरा। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू कम एंड समराइजिंग व्हाट हैज़ गॉन बिफोर। इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हमारे आंसर क्या क्या हो गए, फर्स्ट, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला, ठीक है। अब ये देखो किस में, ये ए वाले में है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 20th का ए। नेक्स्ट है गाइज स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम। स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होते हैं जो, उसका क्या मतलब होता है, जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम होते हैं वहाँ पे हर एक स्टूडेंट की बात, हर एक स्टूडेंट के बिहेवियर का, उनके डिफरेंसेस का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली जहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस हो, यानी हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से प्लान हो, वो स्टूडेंट सेंट्रिक हमारे क्लासरूम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखो एड्रेसिंग द इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ, बिल्कुल यही है, इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए जो क्लासरूम तैयार की जाते हैं उनको स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम हम बोलते हैं, ठीक है। सो यानी इसका आंसर हो गया ए वाला, 21st का ए। नेक्स्ट है ए टीचर टेंड्स टू फाइंड आउट द लर्निंग डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट। टीचर को स्टूडेंट की लर्निंग में डिफिकल्टी दिख रही है, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट टीचर यूज कर सकता है उस डिफिकल्टी को फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी डिफिकल्टी या डेफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है गाइज, तो उसमें हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि इसी में हम डायग्नोज करते हैं और रेमेडी देते हैं ताकि हमारी लर्निंग स्मूथ वे में चले, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी वाला। ये मैंने आपको कवर करवाया इवेल्युएशन वाली क्लास में, ठीक है, कब वो वीडियो देख लो अगर आपने देखी नहीं अभी तक। गाइज नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द मेन एम या फिर मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का मेन एम क्या होता है, जब हम ड्यूरिंग द टीचिंग इवेल्युएट करते हैं तो बेसिकली हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की लर्निंग इन्हेंस हो। मैंने आपको बार बार बताया था उस लेक्चर में, ठीक है, ताकि स्टूडेंट की लर्निंग इन्हेंस हो। तो ऑप्शन देखो टू प्रमोट स्टूडेंट टू नेक्स्ट क्लास, नहीं, समेटिव असेसमेंट होता है वो। टू एनहेंस स्टूडेंट्स लर्निंग, हाँ ये होता है, ये तो होता ही है, और भी ऑप्शन देख लो। टू एनहेंस कोऑपरेशन इन क्लास, इसका इससे कोरिलेशन नहीं है। टू अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग डिफिकल्टी, इसका भी नहीं है, क्योंकि लर्निंग डिफिकल्टी हम डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो बच गया हमारा सेकेंड, तो आंसर हो गया इसका 23 का बी वाला। नेक्स्ट देखो गाइज क्वेश्चन नंबर 24, तो यहाँ पे दो कॉलम दे रखे हैं, ठीक है, एक कॉलम में है मेथड ऑफ टीचिंग
और दूसरे में है फोकस ऑफ मेथड। तो इन मेथड ऑफ टीचिंग का हमें फोकस आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, कि इस मेथड का किस चीज़ पे फोकस है। सो अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, तो यहाँ पे हमें गिवन है 4 मेथड टीचिंग के और 4 फोकस दे रखे हैं इन मेथड्स के। सो फर्स्ट हमें गिवन है कोलाबोरेटिव मेथड। कोलाबोरेटिव मेथड में क्या होता है गाइज, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं अपने अलग अलग एस्पेक्ट जो है प्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, कोलाबोरेशन। तो इसका होगा थर्ड वाला, ठीक है, जब स्टूडेंट अपने अलग अलग एस्पेक्ट एक ही लर्निंग एक्ट को लेके जब शेयर करते हैं आपस में, ठीक है। सेकेंड है कोऑपरेटिव मेथड। अब कोऑपरेटिव मेथड कौन सा होता है, जब स्टूडेंट एक दूसरे की हेल्प करते हैं लर्न करने में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, व्हेन स्टूडेंट हेल्प ईच अदर टू लर्न। सी वाला है हमारा कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड। कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड कौन सा होता है वो देखना है आप। जो जब ये इसका ये वाला होगा सेकंड वाला, व्हेन एम्फेसिस इज गिवन ऑन स्टूडेंट एज क्रिएटर ऑफ नॉलेज, ठीक है, जब स्टूडेंट को ही क्रिएटर माना जाए नॉलेज का। और लास्ट वाला है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग कब होती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टीचर एक्सपर्ट होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में, वो हमें टीच करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ए, व्हेन एक्सपर्टीज ऑफ टीचर इज यूज्ड इन टीचिंग, ठीक है। तो इनको मैच करके देखेंगे तो इसका आंसर हमारा बी आएगा, ठीक है, 24 का बी वाला आंसर। अब लास्ट है आज का, द फॉलोइंग टीचिंग एड्स कैन बी यूज्ड बाय ए टीचर इन क्लासरूम। ये जो टीचिंग एड है टीचर यूज कर सकता है क्लासरूम में एज ए लाइव इंटरेक्टिव डिवाइस, कि जो लाइव क्लास होती है उसमें इनमें से कौन सा जो है टीचिंग एड टीचर यूज कर सकता है क्लास में, ठीक है। तो ईमेल यूज कर सकता है क्या लाइव क्लास में, नहीं, ईमेल यूज नहीं कर सकता। स्काइप कर सकता है, हाँ, स्काइप से ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, ठीक है। और ऑनलाइन चैट यूज कर सकता है टीचर, ठीक है। इसके अलावा क्या, टेली कॉन्फ्रेंसिंग भी यूज़ कर सकता है ऑनलाइन क्लास के दौरान, ठीक है। जैसे टीवी पे होती है ना क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं जो, तो वहाँ पे हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक का कोई यूज़ नहीं होता लाइव इंटरेक्शन में, और ब्लॉग का भी कोई यूज़ नहीं होता लाइव डायरेक्शन में। तो बच गए स्काइप, ऑनलाइन चैट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी BCOD। तो अब देखो BCOD है हमारा सेकेंड में, ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया बी। 25 का हो गया बी वाला आंसर। सो गाइज नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी टीचिंग वाली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने किया नहीं अभी तक। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चैनल को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ्री क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल है हमारा SN Academy UGC नेट, जहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं आज की, ठीक है। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारी PDF मैंने वहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।